अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया खत्म हो रही है, लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, धरती बोझ नहीं सह पा रही, तो आप तुरंत मान लेंगे। क्योंकि यही बात आपको स्कूल में सिखाई गई, अखबारों में दिखाई गई, टीवी पर चिल्लाई गई। एक शब्द, जनसंख्या बॉम्ब। आज इस वीडियो में मैं तथ्यों के साथ दिखाऊंगा कि अधिक जनसंख्या एक वैज्ञानिक सत्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक डर फैलाने की कहानी है। दुनिया को कम लोग नहीं, बल्कि और लोग चाहिए। असली खतरा है लोगों का पैदा होना बंद हो जाना। आप नासा की रात की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। पूरी पृथ्वी अंधेरे में है। रोशनी बस कुछ जगह है। भारत का एक हिस्सा है, पूर्वी चीन, कुछ यूरोप, अमेरिका के तट, अफ्रीका अंधेरा, रूस अंधेरा, दक्षिण अमेरिका लगभग अंधेरा। हम ओवर पॉपुलेटेड ग्रह पर नहीं, अंडर यूटिलाइज्ड ग्रह पर रहते हैं। जनसंख्या बॉम्ब का विचार लोकप्रिय हुआ 1960-70 के दशक में, जब शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका महाशक्ति बन चुका था और एशिया और अफ्रीका तेजी से बढ़ रहे थे। उन्हें डर ये था कि ये देश अगर जवान हो गए, पढ़ लिख गए, आत्मनिर्भर हो गए, तो वैश्विक सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने यहां तो सस्ती लेबर के लिए महिलाओं को नौकरी सिस्टम में डाल दिया था, जिससे उनके खुद के यहां परिवार टूट रहे थे। जिस उम्र में प्रकृति औरत को मां बनने के लिए तैयार करती है, वो उम्र तो नौकरी में निकल रही थी। इस डर को खुलकर नहीं कहा जा सकता था, इसीलिए उसे विज्ञान और नैतिकता का जामा पहनाया गया। नाम दिया गया परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन स्वास्थ्य। सुनने में बहुत सुंदर, पर अंदर से पूरी तरह रणनीतिक। किसी भी समाज के भविष्य को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कुल प्रजनन दर, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। सरल शब्दों में, एक महिला अपने पूरे जीवन में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। किसी भी समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए टीएफआर का 2.1 होना अनिवार्य है। 2.1 से कम का अर्थ है जनसंख्या घटेगी, तेजी से या धीमे, लेकिन घटेगी। अब दुनिया के आंकड़े देखिए। आज वैश्विक औसत टीएफआर है लगभग 2.3। 1970 में यही संख्या थी लगभग 4.7। यानी 50 वर्षों में दुनिया की जन्मदर आधी से भी कम हो चुकी है। अब विकसित देशों की स्थिति देखिए। दक्षिण कोरिया 0.7, जापान 1.2, इटली 1.2, स्पेन 1.2, जर्मनी 1.4, कनाडा 1.3। इन सभी देशों में हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से 30 से 50% छोटी हो रही है। यह कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, यह वर्तमान की वास्तविकता है। यदि किसी देश का टीएफआर 1.5 है, तो 100 माता पिता से होंगे 75 बच्चे, 75 बच्चों से 56 बच्चे, और 56 बच्चों से 42। सिर्फ 3 पीढ़ियों में जनसंख्या आधे से भी कम। और ये प्रक्रिया बिना युद्ध, बिना महामारी, शांतिपूर्वक होती है। इसीलिए इसे साइलेंट डेमोग्राफिक कोलैप्स कहा जाता है। लोग कहते हैं ऑलरेडी 8 अरब लोग हैं, इतने लोग रहेंगे कहां? अब ध्यान से सुनिए। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है करीब 11,300 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर।
अब कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया इसी घनत्व पर रहने लगे तो पूरी मानवता को चाहिए लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, और पृथ्वी की कुल जमीन है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। मतलब मानवता आधे प्रतिशत जमीन पर समा सकती है। आसान भाषा में पूरी दुनिया की आबादी दिल्ली के घनत्व पर भारत के सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में समा सकती है। एक और डरावना प्रचार किया जाता है कि पानी खत्म हो रहा है, लोग पानी कैसे पिएंगे। अब जरा गणित सुनिए। दुनिया की आबादी 8 अरब, प्रति व्यक्ति पीने को पानी चाहिए 3 लीटर प्रतिदिन, यानी कुल आवश्यकता हुई 24 अरब लीटर प्रतिदिन, यानी 2.4 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन। अब गंगा नदी का औसत पानी का प्रवाह है 12,000 घन मीटर प्रति सेकंड। अब गणना करें, 2.4 करोड़ डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 2000 सेकंड्स, यानी 33 मिनट। आसान भाषा में गंगा नदी पूरी दुनिया की एक दिन की पीने की जरूरत सिर्फ 33 मिनट में पूरी कर सकती है। तो संकट पानी का नहीं, प्रबंधन और प्रदूषण का है। और सुनिए, वो कहते हैं ज्यादा आबादी के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। सूरज 1 घंटे में आपको इतनी एनर्जी देता है जितना पूरे 8 अरब लोग साल भर में भी यूज न कर पाए। कमी रिसोर्सेज की नहीं, कमी इंटेंट की है। इतिहास जरा ध्यान से पढ़िए। रोमन साम्राज्य गिरा जनसंख्या गिरने के बाद, यूएसएसआर टूटा जन्म दर गिरने के बाद। भविष्य में भी वही देश टिकेगा जिसके पास युवा लोग होंगे। आज देखिए, चीन घबराया हुआ है, रूस जनसंख्या के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, यूरोप तो इमिग्रेशन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम शहरी भीड़ को अधिक जनसंख्या मान लेते हैं। अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, लोग कहते हैं बहुत भीड़ है भाई, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का 60% इलाका अंडर पॉपुलेटेड है। गांव मर रहे हैं, लेकिन शहर घुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार शहरों में सिमट गया, नीति संतुलन विफल हो गया। अगर आप 6 बच्चे ये सोच के पैदा करो कि एक सेना में जाएगा, एक नौकरी या बिजनेस करेगा और 4 विदेश जाएंगे, भले डॉक्टर ही बन के जाए, भले ही ड्राइवर या नर्स बन के, इससे उन देशों को पुण्य भी मिलेगा और सनातन भी फैलेगा। वो ये भी कहते हैं कि खाना पूरा कैसे पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की कृषि प्रणाली मानवता की जरूरत से लगभग 30 से 35% अधिक भोजन हर साल पैदा करती है। फिर सवाल उठता है कि अगर खाना पर्याप्त है तो भूख क्यों है? भूख इसलिए नहीं कि खेत कम है या किसान कम है, भूख इसलिए है क्योंकि खाना बर्बाद होता है। हर साल 1/3 भोजन प्लेट तक पहुंचने से पहले कचरे में चला जाता है। ये प्रकृति की असफलता नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है। खेतों में अनाज है, गोदाम भरे हैं, लेकिन पेट खाली है। आपूर्ति भूख से नहीं, राजनीति से चलती है। कौन सा देश खाएगा, कौन भूखा रहेगा, यह तय करता है मानव जरूरत नहीं, राजनीतिक समीकरण। अब एक और आंकड़ा समझिए। जनसंख्या का संकट कुल संख्या का नहीं, उम्र संरचना का होता है। जापान में आज 65 वर्ष से ऊपर की आबादी है 29% और 15 वर्ष से नीचे की 12%। मतलब
काम करने वाले कम और आश्रित ज्यादा। परिणाम परिणाम पेंशन सिस्टम दबाव में, स्वास्थ्य खर्च विस्फोटक और उत्पादकता स्थिर। रोबोट, एआई और तकनीक इस असंतुलन को नहीं सुधार सकते। अब भारत की बात करते हैं। भारत का वर्तमान टीएफआर है लगभग 2, यानी भारत अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है। फिर भी भारत में जनसंख्या बोझ की भाषा बोली जाती है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि भारत की उम्र अभी तो युवा है, मगर यह अवसर अस्थाई है। यदि भारत ने भी डर के कारण जन्म दर और गिरा दी तो 30 से 40 वर्षों में भारत भी वही संकट झेलेगा जो आज जापान और यूरोप झेल रहे हैं। भारत का टीएफआर 1990 में लगभग था 3.4 और आज लगभग 2। यह गिरावट आर्थिक मजबूरी से नहीं बल्कि सामाजिक नैरेटिव से आई, और यदि यही ट्रेंड जारी रहा तो 2040 के बाद भारत भी एजिंग सोसाइटी में प्रवेश करेगा, और तब ना तो चीन का मॉडल बचेगा और ना ही पश्चिमी मॉडल, क्योंकि भारत अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। इतिहास के सभी बड़े आर्थिक अचीवमेंट युवा आबादी के साथ जुड़े हैं। अमेरिका का 20वीं सदी का उछाल रहा हो या चीन का 1980 से 2010 का विकास या भारत की वर्तमान संभावनाएं, इन सब का मूल है काम करने योग्य युवा जनसंख्या। अब एक निर्णायक आंकड़ा, दुनिया की लगभग 15% आबादी कुल संसाधनों का 55 से 60% उपभोग करती है। ये 15% वो देश हैं जिनकी जन्म दर सबसे कम है। उल्टा जिन देशों की जन्म दर अधिक थी उनका प्रति व्यक्ति उपभोग न्यूनतम है। तो सवाल सीधा है, समस्या बच्चे हैं या समस्या अत्यधिक उपभोग मॉडल? एक अमरीकी बच्चे का औसत कार्बन फुटप्रिंट एक अफ्रीकी बच्चे की तुलना में 20 गुना ज्यादा है। अब हालात ये हैं कि दुनिया ने बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी अब्दुल को आउटसोर्स कर दी है। वही बच्चे पैदा करे, फिर इमिग्रेंट बन के आए, मगर वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लेगा। जब आप बच्चे पैदा नहीं करोगे तो वो पैसा जिसे कमाने के लिए आप दिन रात लगे हो, 2 जनरेशन में उसके परिवार का ही कोई लेगा। वो अपना कल्चर भी लाएगा, वो आपकी बच्चियों से शादी करके उनको डॉल्फिन बना के भी घुमाएगा। तो आप तय करो, आप किसे अमीर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, खुद को या अब्दुल को? यूरोप का राइट विंग इमिग्रेशन के खिलाफ आज भले ही कितने भी नारे लगा ले, आपकी नियति का फैसला तो हो चुका है मित्र। लंदनिस्तान और पेरिस्तान बनना तो तय है। भारत का भविष्य का फैसला इस बात से तय होगा कि हम इसे हिंदुस्तान ही देखना चाहते हैं या एक दिन ग्रेटर पाकिस्तान का हिस्सा। निर्णय हम सबको मिलकर लेना पड़ेगा। जरा सोचिए।